हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट और उसके पार्ट नंबर 5 में हम पहुंच चुके हैं और उसमें हम पढ़ने वाले हैं आर परिपथ के बारे में। ओके, हालांकि इसके बाद में जो हमारा कंप्लीट टॉपिक होगा वो सभी प्रकार के हम लोग परिपथ पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमारा आर परिपथ होगा, फिर एल परिपथ होगा, फिर सी होगा, फिर आर एल होगा, आर सी होगा, आर एल सी होगा। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, आर परिपथ। और आर परिपथ में जो वोल्टेज है और धारा है वो किस कला में आगे पीछे होते हैं, या समान कला में चलते हैं, या किसी कोई कलांतर वहाँ पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में हम बनाएंगे इनका फेजर आरेख, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ओके, तो हम लोग सीखेंगे आज आर परिपथ कंप्लीट, इसको पढ़ के जाते हैं, अच्छे से सीखिए। तो सबसे पहले जैसा कि आपने टॉपिक लिख रखा है आर परिपथ, इसका मतलब हमें यहाँ पर एक आर सर्किट बनाना है। ठीक है, और वो किसके साथ में, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ में। तो देखिए, मैं मानता हूँ मेरे पास एक सर्किट है कुछ इस प्रकार से, जिसमें हमें क्या लगाना है, शुद्ध प्रतिरोध लगाना है। शुद्ध प्रतिरोध मतलब हमें केवल क्या लगाना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना है जिसकी वैल्यू कितनी है, आर है। ओके, अब इसका जो कनेक्शन है वो हमें करना है किसके साथ में, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ में। ये लीजिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, और शायद आप जानते होंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। यहाँ पर आप एक एरो लगा देंगे, ऐसे घुमावदार निशान लगा देंगे। ये किसको दिखाता है, एसी को दिखाता है। ठीक है, अब सबसे विशेष बात, जब भी आप आरसी परिपथ, जब भी आप एसी परिपथ बनाएं तो उस एसी परिपथ में धारा की दिशा नहीं दिखाएंगे। सबसे पहली बात, धारा की दिशा क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है धारा का जो मान है और जो दिशा है वो कंटिन्यू परिवर्तित होती रहती है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। बात समझ में आ गई? तो एक बार इधर से निकलेगी, एक बार इधर से निकलेगी। तो आप जब भी ऐसी परिपथ दिखाएं उसमें धारा की दिशा नहीं दिखाएंगे। बात समझ में आ गई? ओके, ये हमारा कौन हो गया, आर परिपथ। और ये हमारे पास वोल्टेज स्रोत है, और मैं मानता हूं जो वोल्टेज स्रोत आपके पास वो V इक्वल्स टू है VM साइन ओमेगा टी। कितना है, इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कितनी है, V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आप एक लैंग्वेज लिखेंगे क्या, कि माना आर परिपथ V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित किया गया है। ठीक है, ओके। उसके बाद में इस परिपथ को हमें हल करना है, और हल करके धारा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, धारा की। ठीक है, धारा की वैल्यू निकालने के बाद में धारा और वोल्टा के पास में कलांतर कितना प्राप्त होता है, उस कलांतर को हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं, और उस कलांतर के आधार पे ही हम लोग क्या बनाएंगे, फेजर आरेख बनाएंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज लिख देंगे। क्या लिखेंगे, माना आर को, माना प्रतिरोध आर को V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी वोल्टा स्रोत के साथ, वोल्टा स्रोत के साथ संयोजित किया गया है। ओके, ये लीजिए हमने क्या किया, संयोजित कर लिया, संयोजित किया गया है। अब हमें किसका मान निकालना है, धारा का मान निकालना है। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हम यहाँ पर जितने परिपथ पढ़ेंगे सेम, सब में सेम लैंग्वेज लिखते चलेंगे। बात समझ में आ गई आपको? हम यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे, पहले आर परिपथ, उसके बाद में एल परिपथ, उसके बाद में सी। तो सेम करना है, पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद में ये लैंग्वेज लिखनी है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर धारा निकालनी है। तो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे KVL। कौन सा नियम लगाएंगे, KVL। तो मैं लिखूँगा कौन से, KVL से। KVL जानते होंगे, किरचॉफ वोल्टा नियम। किरचॉफ वोल्टा नियम क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टा नियम कहता है क्या, कि सिग्मा E इक्वल्स टू होता है सिग्मा IR। सिग्मा E इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा IR। जहाँ पे सिग्मा E कौन है, जो टोटल विद्युत वाहक बल होता है परिपथ का, वो सबका बीजगणितीय योग, और उसके इक्वल में किसका आएगा, जितने भी आपके पास प्रतिरोध हैं उनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उनका योग, ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोग यहाँ पर विद्युत वाहक बल स्रोत कौन से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। तो आप क्या लिखेंगे, KVL से V इक्वल्स टू, बताओ क्या आपके पास आर है, यस सर, आप हमारे पास आर है। इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, I मान की। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर बताइए आप लोग मेरे को, बताइए कौन, IR। ठीक, ओके। अब चलते हैं आगे। तो आप मेरे को बताइए V इक्वल्स टू कौन है, VM साइन ओमेगा टी। तो आप लिख देंगे साइड में क्या, V इक्वल्स टू कौन होता है, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, VM
साइन ओमेगा टी, रख दीजिए इसका मान। तब बताओ v की वैल्यू रखो, कितनी रख देंगे, वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना, आई आर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, आई की। तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो बताओ आप क्या लिख देंगे, या आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास आई इक्वल्स टू हो जाएगा, आर का भाग लग जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आर, और साथ में कौन, साइन ओमेगा टी। कोई डाउट किसी को, ओके। अब आप देखिए ध्यान से, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो इसका पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि धारा और वोल्टा के तात्क्षणिक मान। तो आप लोग धारा का तात्क्षणिक मान क्या लिखते हैं, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ फाई लिखा था आपने, बात समझ में आ गई। तो आप लोग यहाँ से जो धारा है ना, इसके स्टैंडर्ड वैल्यू से इसकी तुलना करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ये समीकरण नंबर कौन सा, 2। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 लिख दीजिए यहाँ पे, समीकरण 2 की तुलना, 2 की तुलना धारा के तात्क्षणिक मान से करने पर, धारा के तात्क्षणिक मान से करने पर, और धारा का जो तात्क्षणिक मान होता है वो कौन होता है, वो होता है आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ओके। अब आप देखिए ध्यान से, ये धारा का तात्क्षणिक मान है और ये हमारे पास धारा का जो मान प्राप्त हुआ है वो है। जब हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या नजर आएगा, जो आई एम है उसकी जगह आएगा वी एम अपॉन आर, और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस माइनस कितना है, 0, और यहाँ प्लस माइनस कितना है, फाई। इसका मतलब हुआ कि फाई की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब इससे तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आर। यस और नो। और साथ में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो ओमेगा टी प्लस माइनस फाई है, और यहाँ ओमेगा टी के साथ में कोई प्लस माइनस नहीं है। इसका मतलब प्लस माइनस फाई की जगह कितना लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे, तथा फाई जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं, और फाई का मान कितना प्राप्त हुआ आपके पास, 0 प्राप्त हुआ। ये फाई कौन है, यहाँ पर कलांतर है। और ये आई एम अपॉन वी एम, आई एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन आर, ये कौन है, धारा का अधिकतम मान। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, शिखर मान बोल सकते हैं धारा का। ठीक है। तो आप मेरे को बताइए, आप मेरे को क्या बताइए कि जो आपके पास आर परिपथ है, आर परिपथ में धारा का शिखर मान कितना प्राप्त होता है, वी एम अपॉन आर प्राप्त होता है। और आर परिपथ में धारा और वोल्टा के मध्य कलांतर कितना है, 0 है। अब ध्यान से देखिए, वोल्टा का जो इक्वेशन है वो देखो, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। धारा की इक्वेशन देखिए, धारा की इक्वेशन क्या प्राप्त हुई आपके पास, वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। देख रहे हो आराम से, यहाँ पर ना तो कोई प्लस माइनस फाई है, ना कुछ और जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कलाम में वोल्टा चलती है उसी कलाम में कौन चलती है, धारा चलती है। इसका मतलब जहाँ से वोल्टेज गया उधर से कौन गई, धारा गई। तो कलांतर कितना हुआ दोनों के बीच में, 0 कलांतर हुआ। ठीक है। तो एक याद रखेंगे बात, कौन सी, आप एक बात याद रखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इस बात को। क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे आप, क्या, स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि आर परिपथ में, कौन से परिपथ में, आर परिपथ में, आर परिपथ में धारा तथा धारा एवं वोल्टता के मध्य, धारा एवं वोल्टा के मध्य कलांतर, मध्य कलांतर, बताओ कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है। ये कलांतर कितना प्राप्त हो गया, 0 कलांतर प्राप्त हो गया। ठीक। अब 0 कलांतर तो प्राप्त हो गया हमारे पास। अगर आप लोग इसकी साइन वेव बनाना चाहें, क्योंकि हमने देखा था, हमने प्रत्यावर्ती धारा क्या बनाई थी, साइन वेव बनाई थी। तो अगर आप यहाँ पे साइन वेव बनाना चाहें तो कैसी बनेगी, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ज्यावक्रीय तरंग। कौन सी तरंग, ज्यावक्रीय तरंग। वो ज्यावक्रीय तरंग कैसी प्राप्त होती है उसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। चलो ज्यावक्रीय तरंग बनाते हैं। तो वही ज्यावक्रीय तरंग कैसे बनाएंगे, यहाँ हम लोग अक्ष वाई बना लेंगे। ठीक है। यहाँ पे कौन लेंगे आप, समय लेंगे, और यहाँ पर कौन लेंगे, धारा और वोल्टा लेंगे। मैं धारा और वोल्टा को दोनों को एक साथ दिखाऊंगा। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या क्या लेंगे, आई लेंगे और आप वी लेंगे, तो वी कोमा आई लिख लेंगे। ठीक है। ओके। अब आप जानते हो ये वोल्टा ना आपको फिक्स रखनी है, वी इक्वल्स टू कौन, वी एम साइन ओमेगा टी। और आप लोगों ने इसकी वेव फॉर्म पिछले कुछ लेक्चर्स में बनाई है, तो इसकी वेव फॉर्म आपके पास कैसी बनी थी, कुछ इस प्रकार से बनी थी, ऐसे। याद आ गई होगी आप लोगों को।
यहाँ पे आपके पास कौन था, 0 था। यहाँ आपके पास कौन था, t/2 था, अर्ध समय था। और यहाँ पर कौन था आपके पास, कैपिटल T था। पूरा आवर्तकाल यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ये अर्ध आवर्तकाल। ये कौन था आपके पास, t/4। और ये कौन था आपके पास, 3t/4। ओके, तो ये आप लोगों ने पहले देख लिया था। ये जो इक्वेशन है, ये जो वेव है, ये किसकी है, ये वोल्टेज की वेव है। तो हम लोग इसको लिखेंगे v = Vm sin ωt। तो आप भी अब क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप ना वोल्टा की इक्वेशन फिक्स कर लो या वोल्टा की ज्यावक्रीय तरंग फिक्स कर लो। ये किसकी आ गई, वोल्टेज की आ गई। अब हमें इसके साथ में किसकी दिखानी है, धारा की। तो आप धारा का वैल्यू बताओ, धारा क्या आई आपके पास, धारा I = Vm/R sin ωt। अब देखो यहाँ ωt है, यहाँ भी ωt है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां से वोल्टेज जाएगी वहीं से कौन जाएगी, धारा जाने वाली है। दोनों के मध्य कालांतर कितना होगा, 0। मतलब जहां से वोल्टेज जा रही है वहीं से कौन जा रही है, धारा। अब आयाम देखो, इसका आयाम कितना है, Vm। इसका आयाम कितना है, Vm/R। वोल्टेज में R का भाग लग रहा है। अब आप मेरे को बताइए, अधिकतम मान, ज्यादा मान वोल्टेज का होगा कि धारा का होगा, वोल्टेज का होगा, क्योंकि वो तो देखो कितना आ रहा है, Vm, और धारा कितना आ रहा है, Vm/R। देखो इधर Im = Vm/R। इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा का अधिकतम मान होता है वो वोल्टता का कितना गुना होता है, 1/R गुना या R गुना कम होता है। बात समझ में आ गई। तो अगर आप लोग यहाँ से वोल्टेज को दिखा रहे हो, तो जब आप लोग धारा को दिखाओगे तो धारा को 0 भी वोल्टेज के साथ करेंगे, अधिकतम भी वोल्टेज के साथ करेंगे, लेकिन इसकी जो अधिकतम वैल्यू है वो वैल्यू Vm के बराबर नहीं आएगी, वो Vm से कुछ कम आएगी। कितनी कम आएगी, R गुना कम आएगी। तो जो धारा को दिखाएंगे आप लोग इस प्रकार से दिखाएंगे, ऐसे। ये किसकी इक्वेशन आएगी आपके पास, धारा की। और आप क्या लिख देंगे, I = Vm/R sin ωt। या आप लोग इसको लिख सकते हैं I = Im sin ωt। ओके, दोनों में से कोई भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एक छोटी सी बात, हमने ये वेव यहाँ पे ऐसी क्यों बनाई, पहली बात, आप वोल्टा की इक्वेशन देखो, v = Vm sin ωt। धारा की इक्वेशन देखो, I = Vm/R sin ωt। इसका मतलब जिस कला से वोल्टेज आ रही उसी कला से कौन जाएगी, धारा। इसीलिए हमने जहाँ वोल्टेज 0 है वहाँ धारा भी 0 कर दी, जहाँ वोल्टा अधिकतम वहाँ धारा भी अधिकतम कर दी। लेकिन दोनों में से आयाम ज्यादा किसका होगा, देखो यहाँ पे Im = Vm/R है, तो आयाम ज्यादा किसका, वोल्टेज का, कम किसका, धारा का। कितना कम, वोल्टेज का R गुना कम। बात समझ में आ गई। तो आप लोग ऐसे मान सकते हो, आप कैसे मान सकते हो, जैसे जनरली हम लोग जो जोड़े देखा करते हैं शादी समारोह के लिए, आप क्या देखते हैं, लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है और लड़की थोड़ी सी छोटी। सरकार का भी नियम है, लड़का 18 और लड़का 21 का और लड़की 18 साल की। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, मतलब जनरली रिलेट कर लो, ऐसे मान लो आप ना वोल्टेज को पुरुष मान लो और धारा को स्त्री मान लो, तो वोल्टेज की हाइट ज़्यादा रख लो और धारा की हाइट कम रख लो। ओके, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कौन बन गया आपके पास, ज्यावक्रीय तरंग। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक विशेष चीज़ बनाने वाले हैं। विशेष चीज़ कौन सी है, और वो विशेष चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, फेजर आरेख। बहुत इंपॉर्टेंट है फेजर आरेख। देखो हर सब में आपको फेजर आरेख बनाना ही पड़ेगा। तो आगे हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, कौन सा आरेख, फेजर आरेख। फेजर आरेख, देखो फेजर आरेख किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। ठीक है, जिसमें से एक की त्रिज्या ज्यादा होगी और एक की त्रिज्या कम होगी। त्रिज्या ज्यादा जो है आप समझ गए होंगे, 2 राशियों के लिए बना रहे हैं। 2 राशि कौन कौन सी, एक वोल्टा और एक धारा। तो वोल्टा के लिए आप बड़े वृत्त की त्रिज्या मानेंगे और धारा के लिए आप छोटे वृत्त की त्रिज्या मानेंगे। ठीक है, तो आप 2 सकेंद्रीय वृत्त बना लीजिए। ये लिए मैंने 2 सकेंद्रीय वृत्त बना लिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक और बना लो इसके अंदर। ठीक, ओके, और ये इसको आप क्या मान लो, इसका सेंटर पॉइंट ये रहा। इसको आप लोग एक बार ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये बोलो कौन, एक्स एक्सिस, और ये कौन, वाई एक्सिस। ओके, इजी है। हाँ जी, या इसको इतना ही रख लो, हमें केवल एक्स वाई ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सेंटर मान के आपने 2 वृत्त बना लिए, एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त। ठीक, अब आप देखो बड़ा वृत्त किसको बनाएंगे,
बड़ा वर्त की त्रिज्या किसको दिखाएगी? वोल्टेज को। और छोटे वर्त की त्रिज्या किसको दिखाएगी? धारा को। तो आप बताओ मेरे को, बड़ा वर्त ये वाला, छोटा वर्त ये वाला। अब यहाँ हमें फेजर आरेख में इनके केवल अधिकतम मान या शिखर मान दिखाने होते हैं, मतलब हमें Vm और Im दिखाने हैं। तो आप मेरे को बताइए, Im इक्वल्स टू Vm/R है। अब देखो Im का मान वोल्टेज से कम है और कितना कम है? R गुना कम है। इसका मतलब ज्यादा मान किसका? वोल्टेज का। तो बताओ इन दोनों में से बड़ी त्रिज्या किसकी आएगी? Vm की। और छोटी वैल्यू किसकी आएगी? Im की आएगी। अच्छा, दूसरी बात, यहां हमने देखा है कि ओमेगा टी, कला कितनी इसकी? ओमेगा टी कला है। कला कितनी इसकी? ओमेगा टी। इसकी कला भी कितनी है? ओमेगा टी है। बात समझ में आ गई? मतलब जहां से वोल्टेज आएगा वहीं से कौन जाएगी? धारा जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये अक्स के साथ ओमेगा टी से चलता है। कितने टी से चलता है? ओमेगा कोणीय वेग से चल रहा है। तो यहां से ये टी समय में कितनी दूरी तय करेगा? ओमेगा टी। तो मैं मानता हूं यहां तक ये दूरी तय करता है। कहां तक? यहां तक। अगर ये कौन बना है? Vm बना है। ये कौन बना है? Vm। तो धारा कहाँ बनेगी? धारा यहाँ बन जाएगी। इसी कला में धारा यहाँ बन जाएगी। यहाँ कौन बन जाएगी आपके पास? Im। और Im की वैल्यू कितनी होगी? Vm/R हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इसको कई लोग इस प्रकार से ना दिखा के एक प्रकार से और दिखाते हैं। और वो कैसे दिखाते हैं? मैं साथ में बना लेता हूँ। यहाँ पे, यहाँ बना लेते हैं हम लोग साइड में। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं साइड में। आप लोग ने उतार तो लिया था ना, ये स्क्रीन को पॉज करके कर लेना आप आराम से, है ना। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ उसको ना। इसका एक मेथड और होता है बनाने का। एक मेथड कौन सा है? आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ अक्ष ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ वाई ड्रॉ कर लेंगे। कर लिया अक्ष वाई ड्रॉ। अब हमें कौन कौन दिखाने हैं? केवल इनके शिखर मान दिखाने हैं। ठीक, और वो कितने कितने? एक तो Vm दिखाना है और एक Im दिखाना है। Im की वैल्यू Vm/R है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? Vm की। अच्छा, और कला कितनी है इसकी? ओमेगा टी। तो इसके साथ में ओमेगा टी कला होता हुआ, मतलब मान लीजिए कोई भी कला है इसके साथ में गई, तो ये लीजिए कितना आया? ओमेगा टी के साथ में। यहाँ कौन आया? ये Vm आया। कितना कला के साथ में? ओमेगा टी के साथ में आया। ठीक है, तो धारा भी कितने के साथ में आएगी? ओमेगा टी के साथ में। अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो धारा भी इसी से आएगी। जहाँ से वोल्टेज आई वहाँ से कौन जाएगी? धारा। लेकिन इसका जो आयाम है, शिखर मान है, वो वोल्टा से कुछ कम होगा। और कितना कम होगा? R गुना। तो धारा यहाँ से इसी प्रकार जाएगी, लेकिन यहाँ तक जाएगी। और यहाँ पे आपके लिख देंगे Im। ठीक है, ये था आपका कौन सा आरेख? फेजर आरेख, जो इस प्रकार से बनाते हैं। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट और दे रखा आपकी बुक में, वो भी सुन लो। आप जानते हैं कि धारा जो है वो धारा का मान होता है V/R। I बराबर क्या है? V/R। इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा है ना, वो धारा का जो प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आ रहा है? R आ रहा है। अभी जो R है वो या तो वोल्टेज या करंट, इन दोनों के रेशियो से कहीं से निकल के आने वाला है। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। R इक्वल्स टू क्या होता है? V/I होता है। अरे हाँ या ना? क्या वो आवृत्ति पे निर्भर करता है? नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो R प्रतिरोध होता है, क्या वो आवृत्ति पर निर्भर करता है? नहीं करता। तो उसका आवृत्ति के साथ में आरेख कैसा आएगा? आप क्या बोलेंगे? नियत आएगा। तो बताओ, अगर आप यहाँ पर कोई आरेख बनाना चाहें, किसके साथ में? प्रतिरोध का आवृत्ति के साथ में आरेख बनाना चाहें, तो वो कैसा प्राप्त होगा? कुछ इस प्रकार से। ये भी आप लोग नोट्स में जरूर लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे। क्या? अगर आप लोग यहाँ पे आवृत्ति रखें और यहाँ प्रतिरोध रखें, तो क्या प्रतिरोध आवृत्ति में निर्भर करता है? नहीं करता है। तो आरेख कैसा होगा? नियत प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये भी आप आरेख यहाँ पे बना के आएंगे। ठीक है, ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका आर सर्किट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी एल सर्किट और सी सर्किट हम लोग इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप एक बार यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। अगर कहीं डाउट है तो आप अवश्य हमें पूछेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। हाँ, एक ज़रूरी बात और, अभी इस साल के आपको पता है कि एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो चुका है। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं 10th क्लास में और 12th क्लास में जो हो चुके हैं, 11th से 12th में हो गए और 9th से जो 10th में हो गए, उनके लिए हम लोग अलग से सेपरेट क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और उनको हम लोग एक एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव क्लास के जरिए हम लोग उनको पढ़ाना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारा आपका यूट्यूब चैनल है कॉन्सेप्ट क्लासेस, इसी के नाम से हमने ऐप डेवलप कराया है। तो उस पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, वहीं पे डाउट सॉल्यूशन होगा आपका, और वहीं पे आपको PDF नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपके वीकली टेस्ट होंगे। मतलब आपको ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन में हमारा ऐप लॉन्च हो जाएगा।
जाएगा तो आप उसको प्ले स्टोर पे जाके आसानी से इंस्टॉल करके और आप आराम से क्लासेज ले सकते हैं। उसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तब तक आप अपने भाई बहनों को भी तैयार कर लीजिए कि जल्दी आपको क्लास लेनी है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्लास भी हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।